चलो भाई, ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, इसको अपन ने कहा था खटाक खटाक प्रोसेस। ये M1 ये M2 अपन बनाए, सिंगल स्टेज से वापस अपन डबल स्टेज या मल्टी स्टेज तक को समझने में चल रहे थे। यहाँ पर आपने ली गैस, और हमने कहा कि भाई एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं फिलहाल अपन, एक्सपेंशन केस। तो एक्सपेंशन के अंदर भाई ऐसा हुआ कि पहले तुमने ये M1 ब्लॉक हटा दिया, तो जैसे ही तुमने M1 ब्लॉक हटाया, पिस्टन तुम्हारा P1 V1 से आया P2 V2 पर। फिर एक बार और हटाया तुमने, तो ये यहां आ जाएगा P3 V3 पर। एक्सपेंशन हो ही रहा है। हमने बात करी भाई इसमें वर्क कैलकुलेशन की, तो वर्क आइसोथर्मल में अपन स्टैंडर्ड है पीवी प्लॉट स्टडी करते हैं। तो शुरू में जब ये यहां पर था पिस्टन, तो P1 V1 सिचुएशन थी, तो हम P1 V1 बना देते हैं यहां पर। ये बच्चों यहाँ पे P1 रहेगा, या अभी नीचे की ओर दबा हुआ है तो P1 ज्यादा होगा, तो यहां अपन ने P1 ले लिया। इस समय वॉल्यूम कम होगा तो यहां V1 ले लिया अपन ने। M1 ब्लॉक हटाया, खट ऊपर पहुंचा, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, तो V1 से बढ़ के वॉल्यूम तुम्हारा V2 हो गया, लेकिन प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब हमें पता है कि अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो ये मेरा P1 V1 है। अब आप ध्यान से समझिए, P1 V1 से जैसे P2 V2 पहुंचा, ये एक फास्ट प्रोसेस है। जैसे ही ब्लॉक हटा, खट ऊपर, तो ये इतना फास्ट होता है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में किसी इंस्टेंट पर कोई ना तो तुम शार्प टेम्परेचर डिफाइन कर सकते, ना तुम P1 V1 के P2 V2 फाइनल स्टेट के अलावा किसी और चीज पर फोकस कर सकते, क्योंकि फास्ट प्रोसेस होते हमने लिखा है। इसीलिए हमने स्टेटमेंट लिखा था, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर इंटरमीडिएट स्टेट्स डिफाइन नहीं होती, सिर्फ इनिशियल। और क्योंकि ये डिफाइन नहीं है तो बीच का कोई टेम्परेचर भी तुम मार्क नहीं कर सकते। ये चीज कहां काम आएगी? इस चीज का आधार बेस बनने वाला है थर्मोडायनेमिक्स 2 के एंट्रोपी वाले सेक्शन में। वहां हम इस चीज को कार्नोट इंजन साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, तो हम जब एंट्रोपी कैलकुलेशन करते हैं तो इरिवर्सिबल के लिए भी डेल्टा एच सिस्टम की कैलकुलेशन रिवर्सिबल से होती है। डेल्टा एस टोटल, जिनको पिछली क्लासों का थोड़ा थोड़ा पुनर्जन्म की यादें हो, रिकारनेशन में बिलीव करते हो और उन्होंने पिछले जन्म में पढ़ा हो थोड़ा सा, तो उनको याद रहा होगा कि डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। अब यही चीज रिवर्सिबल में तो इरिवर्सिबल में भी है। अब डेल्टा एस सिस्टम निकालते हो तो वहां तुम्हें याद आ रहा होगा कि डेल्टा एस सिस्टम इस सिस्टम के लिए चाहे रिवर्सिबल लिखो चाहे इरिवर्सिबल लिखो, एक ही तरह से निकाला जाता है। सराउंडिंग के तरीके अलग आते हैं, क्योंकि सराउंडिंग के लिए आप जो रिवर्सिबल है उसमें इक्विलिब्रियम लगाते हो, यह नॉन इक्विलिब्रियम रहता है रिवर्सिबल के अंदर। तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एंट्रोपी चेंज भी एक स्टेट फंक्शन है, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ हैं। तो जो पाथ होंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है? पाथ। और वर्क क्या है? पाथ फंक्शन। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कैलकुलेट होने वाला वर्क हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है? पाथ। आज ज्यादा जोश में बोल रहा हूं, आवाज कान में ज्यादा आ रही होगी, यूं क्या बेटा? कैसे हो सकता है? हाँ, वो इतना आसान नहीं होता है। जो आपने आज शायद कई दिनों बाद आंखें खोली हैं यहाँ आकर के, हाँ वो ऐसा होता है, आप कहीं सुषुप्त अवस्था में थे।
ठीक है, तो अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर देना चाहता हूं। जो रिवर्सिबल होता है उसकी पहचान और उसको जिस तरह से डिफाइन किया है वो किया है, इसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं टुचुक टुचुक प्रोसेस। टुचुक टुचुक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम जैसे रेती का वो रखते हैं तो हम एक छोटे छोटे पार्टिकल हटाते हैं। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो दुनिया की हर चीज में रिवर्सिबिलिटी होती है, लेकिन साइंटिफिकली रिवर्सिबिलिटी तब मानी जाती है जब आप इतना सा भी चेंज कर दो, जिसे केमिस्ट्री में बोलते हैं इनफाइनेटेसिमल डिफरेंस से चेंज करना। तो अगर जैसे 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर का प्रेशर ऊपर लग रहा है, तो अगर तुमने ऊपर 5.000000000001 भी कर दिया तो आप प्रोसेस की डायरेक्शन रिवर्स कर पा रहे हो। तो जब डीएल डिस्प्लेसमेंट क्यों काउंट करते हैं रिवर्सिबल में? हर छोटे 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 डीएल डिस्प्लेसमेंट में वर्क का मतलब एक प्रोसेस के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वली क्रिएट रहती है, क्योंकि रिवर्सिबल का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो जब ऑलवेज इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो तबले बजाओ, ढोलक बजाओ, हल्की सी थाप कर दो, डच, इतनी सी उंगली भी करोगे तो बैकवर्ड, इतनी सी भी कर दोगे तो फॉरवर्ड। लेकिन इरिवर्सिबल तो चलती हुई राजधानी ट्रेन बुलेट की तरह डू। अब तुम सोचो अपनी उंगली के भरोसे ही उसको बोलो टक, तो मैं पूरा ही उड़ा के ले जाएगी वो। इसलिए इसे अपन रिवर्सिबल, क्योंकि ये क्या है, फास्ट प्रोसेस, और वो क्या है, बिल्कुल हमेशा, हाँ वो फर्क है। तो अभी अपन P2 V2 की बात करें तो ये P2 V2 आ गया, ये P2 V2, यहां पे मैंने P2 लिख दिया और ये V2। अब हमने पढ़ा है कि दुनिया का कोई सा भी इरिवर्सिबल वर्क हो, दुनिया का कोई सा भी इरिवर्सिबल वर्क हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो, कुछ भी हो, सबके लिए वन एंड ओनली इकलौता फार्मूला इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इफ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, फाइनल प्रेशर इज कंसीडर्ड। तो हम इसी चीज को यहां पर माइनस के P2 V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो रेक्टेंगल का एरिया निकला, ये विड्थ और ये लेंथ, और निकालना अगेंस्ट फाइनल प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल, अगेंस्ट वर्ड बहुत चलता है। इरिवर्सिबल की पहचान भी है, शायद मैंने लिखाया भी था कि किसी लैंग्वेज में अगर अगेंस्ट वर्ड लिखा हो, अपन ने नहीं लिखा है क्या ये? अच्छा, बताया था। तो इसकी पहचान होती है किसी भी न्यूमेरिकल में अगर अगेंस्ट एक्सटर्नल या कांस्टेंट प्रेशर वर्ड लिखा मिल जाए तो वो इरिवर्सिबल होगा, है ना। तो अगेंस्ट आप चाहो तो अपने नोट्स में, अगर पहले नहीं लिखा तो अभी लिख भी सकते हो। व्हेन वर्क इज कैलकुलेटेड, व्हेन वर्क इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट, इन्वर्टेस कॉमा में, एक्सटर्नल प्रेशर ऑब्लिक कांस्टेंट प्रेशर, इन्वर्टेस कॉमा बंद, इज डिटरमाइंड it is always irreversible work। If nothing is mentioned, if nothing is mentioned, consider it reversible। If nothing is mentioned, consider it reversible, है ना। कुछ नहीं दिया तो रिवर्सिबल मानेंगे, रिवर्सिबल में दिया जाए। तो फिर भाइयों और बहनों, ये तुम्हारा सिंगल स्टेज का वर्क हो गया, सिंगल स्टेज वर्क, जिसे मैंने तुमने W1 कह दिया। अब M1 हट चुका था, तुमने M2 भी हटा दिया। तो पहले हुआ था खटाक, फिर खटाक, अब खटाक तीसरी बार किया तो तुम कहां पहुंच गए? P3 V3 पे। प्रेशर पहले से घट के और कम हो गया, वॉल्यूम और बढ़ गया, तो तुम यहां से घट के बढ़ के यहां आ गए, और ये मान लो कि ये P3 है, तो ये तुम्हारा तीसरी वाली सीढ़ी यहां बन जाएगी, इसके अगेंस्ट में ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो तुम्हारा ये वाला जो वर्क है ये W2 हो जाएगा।
तो ये डबल स्टेज वर्क हो गया तुम्हारा। पूरा मिलाओगे तो डबल स्टेज, ये मिलाओगे तो सिंगल स्टेज, तो ये पूरा कंसीडर करा तो क्या हो गया, डबल स्टेज वर्क। अब इसी को अगर तुम बच्चे रिवर्सिबल कराना चाहते तो तुम्हारा ग्राफ जो है वो यहां से लेके यहां तक का बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली आ जाता। तो तुम देख रहे हो कि यहां पे W टोटल जो है वो W1 प्लस W2 हुआ, और ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास कंक्लूजन आया है वो ये आया है कि W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W इरिवर्सिबल इन एक्सपेंशन। अगर ये रिवर्सिबल में लेके जाते तो वाइट वाइट के नीचे का एरिया अंडर द कर्व होता। अगर तुम इरिवर्सिबल में लेके आए तो इन सीढ़ियों का एरिया, पहली सीढ़ी का एरिया W1, दूसरी सीढ़ी का एरिया W2, W1 प्लस W2, यानी इसके लिए तुम निकालते तो माइनस के P2 V2 माइनस V1, माइनस के P3 V3 माइनस V2 हो गया बच्चों। दोनों तरह के वर्क जुड़ गए। क्या बात समझ में आ गई? वहां भी शुरू हो गई क्या केमिस्ट्री की क्लास? तो गुफरान सर ही पढ़ा रहे हैं वहां। तो फिजिक्स भी तो दो जगह चलती है ना, उधर गुफरान सर पढ़ाते हैं, इधर केएमवी सर, तो वहां भी गुफरान सर वाली क्लास चल रही होगी। W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, साफ दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए जो काम है वो है अपन कंप्रेशन का वर्क कैलकुलेट करें अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क, इरिवर्सिबल कंप्रेशन वर्क। फिर से वही सिलेंडर, पिस्टन, असेंबली, गैस का सिस्टम पे पढ़ाई करते हो, सराउंडिंग पे थोड़ी ना करते हो। हाँ आइसोथर्मल ही चल रहा है अब तक, ये सब आइसोथर्मल के केस चल रहे हैं अभी। रिवर्सिबल कंप्रेशन, कंप्रेशन कर रहे हो भाई साहब। यहां पे था तुम्हारा P1 V1, इसके ऊपर एक तुमने M1 का भाटा रख दिया, वेट, ये दब गया। मोक्षी हाउ आर यू, अलॉन्ग विद मिली, बहुत दिन बाद मिली, मिली बहुत दिन बाद मिली। हाँ लेकिन वो स्टोरी यहां पे नैरेट मत करो, कैमरे चालू हैं। तुम दो सहेलियां मेरा बैंड बजवा के छोड़ोगी, एक बार पहले तबला बजवा चुकी हो, अब पूरा ऑर्केस्ट्रा आ जाएगा, पूरा ऑर्केस्ट्रा आ जाएगा अब। और मुझे बड़ा दर्द होता है दो सहेलियों को जुदा करने में, मैं नहीं चाहता कि तुम अलग अलग हो। इधर देखो, अब तुमने एक ब्लॉक रखा, तुम पहुंच गए कहां, P2 V2 पर, और पहले अपन इसके लिए कर लेते हैं, जो इसके लिए आएगा वो रिजल्ट P3 V3 के लिए भी आ जाएगा। अब आपको करनी है वर्क कैलकुलेशन, तो वर्क कैलकुलेशन के लिए यहां पे लिखा P, यहां पे लिखा V, ठीक है भाई। वो शीट मिल गई क्या थर्मोडायनेमिक्स की नई वाली? ठीक, हाँ, ये P और ये V। अब इसमें क्या करना है बच्चों की, पहले सबसे पहले हम P1 V1 को मार्क कर लें। हम खुद से सोचें, खुद से पूछें, अभी P2 के कंपैरिजन में P1 कम होगा या ज्यादा होगा? P1 कम होगा, अपन ऊपर से नीचे दबा रहे हैं, तो P1 कम होगा तो ये P1 वाली साइड यहां पर आएगी, और V1 कम होगा तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों हम V1 यहां बना लेंगे इस बार, क्योंकि V1 ज्यादा है ना। दबा, P2 ज्यादा हुआ तो P2, ये P1 है तो अब P2 यहां ज्यादा आ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो पहले वाले के लिए अगर मैं ग्राफ मार्क करता P1 V1, तो P1 V1 वाला पॉइंट मेरा यहां आ गया। मतलब अपन खुद भी बना सकते हैं देख देख करके, P1 V1 यहां आ गया, तो P2 V2 के लिए कहां आ गया, यहां आ गया, ऐसे आ गया, है ना। अब आगे बढ़े, तीसरी बार आए तो यहां P3 V3 हो गया, प्रेशर और ज्यादा हो गया, वॉल्यूम और कम हो गया। तो ये प्रेशर और ज्यादा हो गया, ये यहां पे आ गए, ठीक है। अब अपने को W1 कैलकुलेट करना है, तो यहां से यहां तक का जो आएगा वो W1 आएगा। अब वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता ही है, यानी वॉल्यूम चेंज अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो भैया आखिरी प्रेशर P2 है, तो P2 तो ये होगा ही सही, है ना। आखिरी प्रेशर P2 है तो P2 तो ये होगा ही सही। इसे क्या आफत आ रही है येलो चलने में, ये। लेकिन तुम्हें अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज निकालना है, अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज निकालना है। तो अब टेक्निकली तो वैसे ये यहां पर होता, यानी कि पहले तो मैं एक मार्क ये कर देता हूं कि अगर मैं रिवर्सिबल निकालता तो ये मेरा ग्राफ आ जाता। अब क्योंकि P2 यहां पर है और मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना है, तो मुझे ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रापोलेशन करके यहां मीट करना पड़ेगा, और ये मेरा कंप्रेशन का वर्क आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंप्रेशन का वर्क है ये रिवर्सिबल से ज्यादा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो W इरिवर्सिबल है, मैग्नीट्यूड वाइज वो W रिवर्सिबल से ज्यादा होगा इन कंप्रेशन। उसी तरीके से बच्चों अगर तुम W2 निकालते तो ऑब्वियसली ये वाली सिचुएशन बन जाती है ना। देखो यहां ये लाइन जो है ये रिवर्सिबल है, यहां रिवर्सिबल के ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं और एक्सपेंशन में रिवर्सिबल के नीचे की सीढ़ियां थी, ये रिवर्सिबल के नीचे सीढ़ियां हैं। तो दोनों में फर्क इतना है, यहां पर तुम उतरते हुए हो सीढ़ियों से टुचुक, फिर यहां पे कूदते हुए हो, ये एक्सपेंशन वर्क है, और यहां पे तुम चढ़ते हुए जा रहे हो। कंप्रेशन के केस में मैग्नीट्यूड वाइज यस है, किसका? तो रियल गैस रियल लाइफ के लिए ही तो है, हमेशा ऑलवेज मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्सिबल का कंप्रेशन वर्क हमेशा ज्यादा होता है। क्या बेटा? एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का ज्यादा है और कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का ज्यादा है। क्या बेटा? रिवर्सिबल से ज्यादा फर्क ये पड़ता है दोनों के अंदर। मैं इसका आंसर दे देता हूं, आप रियल प्रैक्टिस के अंदर नेचर कंसीडर कीजिए। इरिवर्सिबल गैस, जब मैं रियल गैस की जब मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं? रियल गैस की। एक्सपेंशन और कंप्रेशन का नेचर दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है, फर्क समझिए। जब तुम कंप्रेस करते हो तो तुम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट नहीं करते, इंटरनल गैस के प्रेशर के अगेंस्ट में करते हो। यानी कि अगर तुम्हें कंप्रेस करना है तो अंदर जो गैस भरी हुई है वो ऊपर प्रेशर लगाना चाहती है, तुम्हारा लगाया गया प्रेशर उस गैस के, ठीक है। रियल गैस में क्या होता है? रियल गैस के अंदर रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स वर्क करते हैं, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड से अपन कनेक्ट करते हैं। जब तुम एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंशन में ले जाते हो, तो एक्सपेंशन में जब तुम ब्लॉक हटाओगे तो ऊपर कौन होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि क्या ऊपर जाने की नेचर वो तो किसके अगेंस्ट में है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जबकि नीचे दबाने के लिए तुम्हें किससे फाइट करनी पड़ रही है? तो क्या दोनों सेम पैटर्न के होंगे? तो फिर हम ये कैसे मान सकते हैं कि जितनी तेजी से फ्री फ्लोइंग ऊपर खट की ओर गया वैसा ही पैटर्न मुझे दबाने में मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरह के गैस सेम नहीं है। नीचे की तरफ आपके रियल गैस है, ऊपर की तरफ आपके एटमॉस्फेरिक। तो ऊपर की तरफ जब तुम बात कर रहे हो तो वो सराउंडिंग है, सराउंडिंग इतनी डेंसर नहीं होती, जबकि पिस्टन इतना सा है, सिलेंडर इतना सा है, उसके अंदर तुमने गैस कूट कूट के कंप्रेस करके भरी हुई होगी। तो जो तुम पिस्टन को दबा रहे हो, तो पिस्टन को जब दबा रहे हो तो उस केस के अंदर एयर के कंपैरिजन के अंदर जो तुम्हारा, हाँ वो चीज है। विद साइन तुम देखोगे तो विद साइन अगर तुम बात करोगे तो जैसे मैंने लिखा -30 आया, या मैं इसको लिखूं W इरिवर्सिबल इजिकल्स टू माइनस के P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिखा, तो माइनस के मान लो P एक्सटर्नल मेरा 5 ATM है, V2 मैंने 5 लिखा, कम हुआ ये 8 था, तो ये माइनस के 5 इंटू कितना हो गया मेरा 3, तो ये प्लस के कितना आ गया मेरे पास 15 आ गया। ठीक है, ये W इरिवर्सिबल में आया। अब W रिवर्सिबल तुम निकालते तो W रिवर्सिबल जो तुम निकालते वो इंटीग्रेट साइन निकाल के करते। हम सिर्फ इस बात को इतना कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो कहना है वो ये है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट करके हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे अपन फास्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इरिवर्सिबल हो रहा है यानी एक्सपेंशन हो रहा है तो एनर्जी एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ, तुम्हारा जो भी हीट तुम दे रहे हो वो किसके अंदर एक्सचेंज हो रहा है? सराउंडिंग के साथ। यहां तुम जो भी अपना एनर्जी दे करके पिस्टन को दबा रहे हो, मतलब कनेक्टिविटी देखो, तुम किसको दबा रहे हो? पिस्टन को। तो तुम्हारे जब तुम दबा रहे हो, जब तुम ब्लॉक रहे हो, ब्लॉक को रख रहे हो, फिर ब्लॉक को रख रहे हो, तो वो ब्लॉक से एनर्जी किस में जा रही है? पिस्टन के अंदर, यानी गैस में स्टोर हो रही है ना पूरी। किस में हो रही है? गैस में। अब दोनों में फर्क क्या था? वहां धीमे धीमे, और यहां पर क्या अपन तेजी के साथ अपन ब्लॉक रख रहे हैं। तो दोनों ही केस में जब तुम कंपैरिजन करोगे तो इसके अंदर कंपैरेटिवली टुचुक के कंपैरिजन में जो वर्क है वो फ्लो इनफ्लो किसके अंदर जा रहा है? गैस में। और ओपन में जा रहा है या कंडेंस फॉर्म में जा रहा है? अब एक तो मैं हो रहा है धीमे धीमे करके जाना, और एक जितना भी वर्क जो भी तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो किसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है? मोर क्वांटिटी के अंदर, गैस के अंदर हो रही है। पिछले वाले प्रीवियस केस से अगर कंपेयर करो तो प्रीवियस केस के अंदर सारी चीज स्कैटर्ड वे में किस में घुस रही है? किस में जा रही है? सराउंडिंग में। तो फोकस कंसंट्रेटेड एनर्जी कहां आउटपुट दे रही है तुम्हें? बात खत्म। सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है? दोनों को सोचने का नजरिया बता रहा हूं, अंदर के भरी हुई गैस पर। जब तुम वर्क एक्सपेंशन में देख रहे थे तो काम कौन कर रहा है? गैस। हमने सराउंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं है, सराउंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं है, तेजी से किस में गया? इरिवर्सिबल में। जब तुमने तेजी से पटका किसी को तो वो सारा का सारा तुम्हारा पटकने का जो इंपैक्ट है वो किसके अंदर घुसा? वहां धीरे धीरे तुम जा रहे हो तो वहां टुचुक करके जो है वो तो कर लोगे, लेकिन उसमें और उसमें फर्क है कि वहां स्प्रेड किस में हो रहा है? सराउंडिंग के अंदर। या एक्यूमुलेट किस में हो रहा है? सारा गैस के अंदर। फर्क सिर्फ इतना सा है। किसमें? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में नहीं, अलग अलग आता है हमेशा। किसमें? कैसे आ रहा है? वर्क जो है वो कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। वर्क कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। अब मैं कहना चाह रहा हूं तुम इस चीज को यूं देखो,
मैं P1 से P2 तक ला रहा हूं किसमें, एक्सपेंशन में। सबसे पहले तो आप रिवर्सिबल को बेंचमार्क मानो, रिवर्सिबल को बेंचमार्क माना, एग्रीड। अभी तुम्हारा P2 एक्सपेंशन के अंदर कम है कि ज्यादा है, एक्सपेंशन में कम है, तो मेरे लिए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर जब तुम करोगे तो V2 माइनस V1 ये आएगा, करेक्ट। तो तुम्हारा फाइनल प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, एक्सपेंशन में फाइनल प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ। फिर से एक बार, बात सही बोल रहे हो, मैं तो एक बार और पूछवा रहा हूं, यहां फाइनल प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ, एक बार और बोलेंगे, फाइनल प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ। हाँ, मैं क्यों बार बार बुलवा रहा हूं, तुम्हें बात समझ में आने वाली है। फाइनल प्रेशर कम हुआ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में, वर्क किसके अगेंस्ट में निकलता है, एक्सटर्नल फाइनल प्रेशर के। तो जब कम प्रेशर लगा हुआ है, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल में लगने वाले इंटरेक्शन और रिपल्शन मान लो x है, निकालना तो किसके अगेंस्ट में, फाइनल प्रेशर। एक्सपेंशन में फाइनल प्रेशर क्या है, कम, तो कम प्रेशर से गैस दब रही है, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा है, रैंडमनेस ज्यादा है। वांडरवाल कांस्टेंट ए और बी के लिए जो भी नेट वैल्यू आनी होगी उनके मैग्नीट्यूड की, उसको मान लो वो क्या है, x। अब आ जाओ तुम्हारी बात पे, एक्सपेंशन से हटके कंप्रेशन पे। अब तुम्हारा जो फाइनल प्रेशर है वो कम है या ज्यादा है, पिस्टन ज्यादा दबा दिया, वॉल्यूम कम हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंशन वाले केस के कंपैरिजन में क्या होंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जैसे जैसे पास में आओगे तो इस समय जो मिलने वाला एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि वर्क इज कैलकुलेटेड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, वर्क इज ऑलवेज डिटरमाइंड एट बाउंड्री ऑफ सिस्टम। तो ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट में वॉल्यूम चेंज और कम प्रेशर के अगेंस्ट में वॉल्यूम चेंज, दोनों की कंडीशन में बाउंड्री पे क्या सेम इंपैक्ट रहेगा। तो फिर वर्क रिवर्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन में सेम कैसे आ सकता है, क्या घुस गए, डुबकी मारी। हम सिलेंडर पिस्टन असेंबली के अंदर घुस जाएं, ये रहा, यहां बैठे हो तुम, ये रहा तपेश, अब ये दबा हुआ है, तो ऐसे घुटन हो रही है इस समय, यहां पे ये इनके बीच में ए और बी, वैंडरवाल कांस्टेंट बी की वैल्यू और बाउंड्री पे लगने वाला इंपैक्ट असर वो अलग होगा। और जब ये खुले में चला गया एक्सपेंशन में, तो यहां पे खुली सांस ले पा रहे हो, ये दूर दूर है, इस समय यहां पे लगने वाला इंपैक्ट और ये इंपैक्ट एक कैसे हो सकते हैं। तो फिर एक्सपेंशन और कंप्रेशन में वर्क अलग आना स्वाभाविक है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बताऊं, इसी चीज को और ऐसे इमेजिन करो, तुम्हारे सवाल का जवाब और मिलेगा। तुम इच्छाधारी नाग की तरह हो, मच्छर बन के साइकिल में हवा भरने वाले पंप के अंदर घुस गए, ठीक है। जैसे जैसे बढ़िया मच्छर की तरह तुम पंप के पैंदे में पड़े हुए हो और ऊपर से दबाया जा रहा है, तो मुझे बताओ कि शुरू शुरू में जो पिस्टन दबता है वो थोड़ा तुम्हें लगता है अरे इसमें क्या है यार, आराम से दबा लेंगे। फिर जैसे जैसे दबाते जाते हो, जैसे जैसे दबाते जाते, तो फिर क्या होना शुरू होता है। अब तुम जितनी तेजी से सोचोगे कि मैं इसको दबाऊं, उतनी तेजी से उचाट खा के ऊपर जाओगे तुम, जबकि धीरे धीरे दबाओगे। तो इसका मतलब कैसे होगा, अभी बात सुन, उसी चीज को मैं आगे एक्सपेंड कर रहा हूं। बात वर्क कैलकुलेशन की चल रही है अपनी, ठीक है। अब मैंने कहा कि सारा का सारा वर्क गैस के द्वारा बाउंड्री पर कंसीडर किया जाता है। वर्क हमेशा कहां का आउटपुट है, बाउंड्री का। वर्क कहां का आउटपुट है, हमेशा बाउंड्री का। अब तुम बाउंड्री पे चिपके रहो, तुम कंप्रेशन में नीचे की ओर जा रहे हो,
मैं वही चीज पूछ रहा हूं, अब तुम मुझे बताओ, कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों का कंपैरिजन करा तो बाउंड्री के अगेंस्ट, यानी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, एक बार तो तू उस बाउंड्री को चेक कर रहा है दबाने में, एक बार तो तेजी से ऊपर हटने में। मुझे ये बता, जितनी तेजी से ऊपर जाएगा, अभी तू कहां लटका हुआ है, ये तेरे को यहां पर लटका देते हैं, ये तेरे को यहां लटका दिया बाउंड्री पे। केस नंबर 1, तेजी से ऊपर जा रहा है, जितनी तेजी से ऊपर जाएगा बाउंड्री पे तेरे को रेजिस्टेंस कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा, गैस के द्वारा लगाया गया। यहां से गैस इस पे टकरा रही है, कौन टकरा रही है, गैस। गैस ही तो तुम्हारा सिस्टम है, सुनते जाओ ना बात, गैस ही तुम्हारा सिस्टम है। एक एक करके जवाब दो, वर्क किसका निकालना है, सराउंडिंग का या गैस का। गैस ये रही, शिल्प यहां लटका पड़ा है। दो केस कंसीडर करते हैं, एक तो टुचुक टुचुक करके हट रहा है, तो शिल्प के लिए एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। अचानक से M1 हटाया, ये तेजी से यहां पहुंच गया, तेजी से यहां पहुंचा तो लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर तेजी से कम हुआ या धीरे धीरे, तेजी से कम हुआ। वर्क हमेशा किसके अगेंस्ट निकालते हैं, फाइनल प्रेशर, किस पे निकालते हैं, बाउंड्री पे। अब डीएल के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो डीएल के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो तेजी से जाने में और धीमे धीमे जाने में तुझे तुरंत राहत किस में मिल रही है, तेजी से जाने में, तेजी से जाने में मिल रही है। तेजी से जाने में अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। टुचुक के अंदर तो रिवर्सिबल एंड ये सारी चीजें क्या होती है, सेम होती हैं, ऑलमोस्ट सराउंडिंग के अंदर रहता है। वर्क का मैग्नीट्यूड रिवर्सिबल एक्सपेंशन में कम होता है, समझ में आ गया। अब आइए कंप्रेशन में, कंप्रेशन में यहां से तुम्हें जितनी तेजी से दबाया जाएगा, गैस के बीच के अंदर की जो इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो तेजी से कम होगी, जितनी तेजी से कम होगी रिपल्शन उतना तेज होना शुरू होगा, जितना तेज रिपल्शन होगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर बाउंड्री पे इंपैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। अब आ गई बात समझ में, सारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का खेल है, और इन सब के लिए डोमिनेंट, तभी तो मेरे प्यारे बच्चों रियल गैस में किसकी बात करते हैं, ए और बी की। और तुमने ये कहां पढ़ा है, इसका और देसी वर्जन बता दूं सिंपलेस्ट भाषा में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के पहले पेज पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनवाया जाता है तुमसे, जो कुछ इस तरीके से कुएं जैसा कुछ आता है। यहां पे मिनिमम एनर्जी, जहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन और वो कुछ बराबर हो जाते हैं, कुछ ऐसे करके आता है ना ग्राफ, यूं करके, हाँ नीचे से कुछ निकल जाता है ऐसे करके। तो जब तुम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम करते हो तो रिपल्शन फोर्सेस तेज हो जाते हैं ना। तो मुझे बताओ, तेजी से भाटा पटकने में और टुचुक करने में रिपल्शन कहां पे तेजी से एक्सीड करेगा, तो जहां रिपल्शन तेजी से होगा वहां पे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर या काम करना शुरू कर देगा। अब क्लियर है बात, हाँ वही चीज, वो 5-6 तरह के फोर्स होते हैं, 6 तरह के, 5 तरह के, किसी में 1/r6 होता है, 1/r4 होता, ऐसे। अब क्लियर है बात, हाँ लाओ। रिवर्सिबल जाए तो हमारे पास ये वर्क कम हो गया, जब हम इरिवर्सिबल जाए, और जब हम यहाँ पर कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा वर्क मिला। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एक बार पूरा हो गया कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों को मिला के एक साइकिल हो गई, तो दोनों का वर्क बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ पर कम हुआ था उतना यहाँ पर तो हमको एक्स्ट्रा मिल गया ना, रिवर्सिबल। ये पूछ रहा था।
नहीं, पर ये रिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड को एक्सीड कर गया ना, क्योंकि ये जो ग्राफ है रिवर्सिबल में एक्सपेंशन में यही पथ जाएगा और रिवर्सिबल में कंप्रेशन में सेम पथ से वापस लौटोगे। सेम से आएगा, यहाँ पर कुछ कम हो गया। यहाँ रिवर्सिबल के बेंचमार्क से कुछ कम हो गया ये, और यहाँ रिवर्सिबल के बेंचमार्क से बढ़ गया। तो हम ये बोल सकते हैं जितना कम हो उतना ही बढ़ा। हाँ, ये एरिया क्योंकि न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू सेम है। हाँ, दोनों जो एक साइकिल में तो दोनों का बराबर ही आ गया ना, चाहे इरिवर्सिबल से जाओ या रिवर्सिबल से जाओ। क्यों? अगर इरिवर्सिबल से देखोगे तो एरिया निकाल के देखोगे। नहीं, ये वो वर्क है जो तुम्हें वाकई में मिल रहा है, ये वो वर्क है जो तुम्हें मिला ही नहीं है। रियल प्रैक्टिस में तुम्हें मिला थोड़ी है, रियल प्रैक्टिस में तो क्या मिला है तुम्हें, सिर्फ ये मिल, तो ये तो वेस्टेज में चला गया ना। ये ग्राफ को देख करके बताना और वास्तव में तेरे हाथ में वर्क कितना आया, दोनों में फर्क है ना। वास्तव में यहाँ पर इतना वर्क आया हाँ और यहाँ पर वास्तव में इतना वर्क आया ना। हाँ, तो ये जो वर्क वास्तव में आया रिवर्सिबल से भी ज्यादा, तो हम उसको बोल सकते हैं जितना यहाँ पर वेस्ट हुआ उतने के बराबर ही आया। ये मैं पूछ रहा हूँ, जितना ये आया ये ऑन पेपर मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा। ये चीज नहीं आई ना। अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा अगर तू इसको मिलाएगा तो। हाँ हाँ, वो तो मैथ्स कह ही रही है, बट वो चीज ऊपर वाले में वेस्टेज में गई, इरिवर्सिबल में, तो वो तो फिर हाँ न्यूमेर ज्योमेट्री से देखेगा तो बराबर आएगी। ये नहीं कह सकते, वो ज्योमेट्री में तू साबित करना चाह रहा है, लेकिन वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो गया ना। हाँ भैया, आगे चले। किसमें कहाँ हो रहा वर्क कांस्टेंट, पाथ ही अलग अलग है। अगर सेम होना होता तो एरिया अंडर एरिया, तुम अगर सेम चीज होती, एक बार कंप्रेशन में गए एक्सपेंशन में गए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी बात को सही माना जाए तो वर्क, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अलग अलग पाथ हैं, तुम चीजों को जबरदस्ती उलझाने की बजाय सिंपल यूं समझो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दो अलग अलग पाथ हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपेंशन में जाना और कंप्रेशन में जाना, वो रिवर्सिबल के अंदर सेम पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन इरिवर्सिबल में वो पैटर्न सेम फॉलो नहीं होता है, क्योंकि रियल गैस में या अपन इरिवर्सिबल में भी अगर अपन बात करें तो अगेंस्ट जो प्रेशर है वो अलग अलग चीजें हैं। तो अगेंस्ट प्रेशर का मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, अगेंस्ट प्रेशर वर्ड का अगर तुम यूज कर रहे हो तो इसका मतलब बाउंड्री पे इंपैक्ट अलग अलग है, और बाउंड्री पे इंपैक्ट अगर अलग अलग है, और इसको मैं ज्यादा बेटर और सरलीकृत भाषा में इजी वे में बात करूं तो रियल गैस के लिए तो हम ए और बी से समझ पा रहे हैं। अब तुम में से किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर आपने सारी कहानी तो बताई, लेकिन हम तो आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस से कंप्रेशन और प्रेशर में ए और बी तो होता ही नहीं है। तुमने नहीं पूछा लेकिन मैं ही बता देता हूं आगे। तब भी ये बात तो तुम मानोगे कि चाहे रियल हो चाहे आइडियल हो, वर्क की कैलकुलेशन तो हमेशा किस पे करोगे, अगेंस्ट प्रेशर एट बाउंड्री। तुम आइडियल बिहेवियर मान रहे हो तो चलो मैं कह रहा हूं ए और बी वाली कहानी खारिज कर दो कि भाई ए और बी तो यार लगना ही नहीं है। मैंने तो एक रियल गैस के हिसाब से तुम्हें बताया, अब तुम बोलोगे आइडियल में कहां लगेगा ए और बी, किसी ने नहीं पूछा तुमने, मैं बोल रहा हूं। तब भी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर उसका इंपैक्ट बाउंड्री पे तो अलग अलग होगा ना। जितना कम वॉल्यूम होता है, सिकुड़ा हुआ मामला रहता है, उतना प्रेशर बाउंड्री पे ज्यादा होता है, बस बात खत्म। हाँ भाई, इस चीज को जो तुमने पढ़ा इस पर एक आध दो क्वेश्चन फटाफट निपटाओ। क्वेश्चन फर्स्ट लिखो। क्वेश्चन फर्स्ट, वन एटीएम
2 ATM, 1/22.4 liter, 1/11.4, ये 1/V लीटर इनवर्स। कैलकुलेट वर्क। क्वेश्चन 2, वन ATM, 4 ATM, 1/V लीटर इनवर्स। फाइंड W। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हो रहा है। ये ऐसे ले ले, ये ऐसे ले ले। वो तू देख क्या हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ये देखें, ये ग्राफ V में नहीं 1/V में है। ठीक है, अब इसको कैसे करें, ध्यान से देखो। यहां तो चलो अभी अपन ने आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा है। मेरा कहना यूं है कि हमेशा कभी ग्राफिकल क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन टाइप या प्रोसेस से रिलेटेड आए तो सबसे पहले एक बार PV = NRT लिख लिया करें। अब तुम देखें, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो ये ग्राफ P और 1/V में है। 1 मोल के लिए मैं P = या NR/V × T लिख सकता हूं। अब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की खानदानी इक्वेशन Y = mx है, तो हम इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू है तो वो Y = mx है, या कोई Y = mx का पैटर्न है तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो P है वो तुम्हारा बन गया Y, और जो NR जो T वाली एक्सिस है तुम्हारी, NRT × 1/V कर देता हूं, तो ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस पर 1/V। तो NRT जो है ये तुम्हारा हो गया स्लोप। स्लोप होता है हमेशा कांस्टेंट, स्लोप होता है कांस्टेंट, तो NRT पूरा कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो T बराबर क्या हो गया, आइसोथर्मल। तो हमने पहचान लिया कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल के लिए और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ ना दिया जाए तो हम कौन सा मान के चलते हैं, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में तो हमेशा कहेगा अगेंस्ट फला फला प्रेशर, तो कुछ नहीं कह रहा तो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है तो W = -NRT ln V2/V1। अब ये 1/V1 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/V2 हो जाएगा, क्योंकि एरो साइन ऐसे दिया है। तो प्रोसेस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ तो 1/V1, उधर गया तो 1/V2।
अब एनआरटी तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि पीवीजी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो P1 V1 भी एनआरटी के बराबर होगा, तो P2 V2 भी एनआरटी के बराबर होगा। तो मैं इस चीज को माइनस के 2.303 P1 V1 log 10 V2 बाई V1 तो लिख ही सकता हूं। ln को किस में बदल लिया, log 10 में, तो 2.303 आ गया। एनआरटी में मेरे को टेम्परेचर नहीं दिया था पर P1 V1 तो दिया था, तो मैंने इसको स्मार्ट अप्रोच लगा के एनआरटी के बदले क्या लिख दिया, P1 V1, क्योंकि पीवीजी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो तुम इसको P1 V1 भी लिख सकते हो, तो P2 V2 भी लिख सकते हो। अपन ने लिखा ही था आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब बॉयल्स लॉ, मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। अब V2 कम है V1 ज्यादा है, ये माइनस तो लगेगा ही सही, V2 कम है V1 ज्यादा है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, मतलब कंप्रेशन वर्क हो जाएगा। किसमें, ये 1/v का ग्राफ है जो तुम निकालते हो, वो किस पे आएगा, P और V में आएगा वो ग्राफ। भाई जो तरीका है वो सिंपल तरीके में चलो ना, आइसोथर्मल पहचान करके। क्यों नहीं आएगा भाई, log 10 V2 बाई V1 तो सेम है ही सही, P1 V1 बराबर, अच्छा ये, हाँ इसको 11.2 कर दे, फर्स्ट हो गया हो तो सेकंड करें। कुछ तो बात होगी सेकंड क्वेश्चन में। इसमें एक चीज और दे देता हूं मैं तुम्हें, y इजिकल्स टू 3x माइनस v लिख देता हूं, चलो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया है। थ्री एक्स माइनस टू करो उसको, y इजिकल्स टू दिया है 3x माइनस टू, ये v नहीं 2 कर दो 2, y इजिकल्स टू 3x माइनस टू, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दी हुई है। पहले वाले का आंसर 15.68 है शायद, हाँ 15.68 या थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा होगा तो हो सकता है 15.68 आ रहा है। हाँ वो डिफरेंस इसलिए आ रहा होगा कि इस न्यूमेरिकल में ln2 की वैल्यू 0.7 रख के सॉल्व कर लिया है, अब वो अपन 2.303 कहाँ तक लेके जा रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा।
15.68 के आसपास है। किसमें? इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, ये वाला पॉइंट तो अपन ने यहाँ पे कहीं भी ले ले 1 1। क्या बोल रहे हैं? नहीं हो रहा क्या? वाई जी कल्स टू 1 तो हो तो रहा है भाई। फाइनल प्रेशर में तुम लाइन को आड़ा टेढ़ा ऐसे कैसे भी झुका दो, यहां से तो पास होके यहाँ जा सकती है ना नेगेटिव इंटरसेप्शन में। अरे यार मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की हेल्प से मैसेज देना चाह रहा हूं वो ये देना चाह रहा हूं कि यहां तुम्हें वर्क कैलकुलेशन दिया है इस प्रोसेस के अगेंस्ट में, ठीक है। अब कई बच्चे हो सकता है कि आंख बंद करके भांग खा के सीधे से आइसोथर्मल समझ लें, लेकिन मैं ये समझाना अरे पूरी बात सुन लो, ध्यान से समझो। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ नहीं दिया तो हम कैसे प्रोसेस मानेंगे? रिवर्सिबल। कुछ नहीं दिया तो हम कैसे प्रोसेस मानेंगे? रिवर्सिबल। पर वो आइसोथर्मल है या नहीं इसकी जांच तो करें। सबसे पहले यू नीड टू एग्जामिन द नेचर ऑफ प्रोसेस। अब यहां से हमने एक चीज सीखी, अगर P और 1/v में ग्राफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो हर हालत में P जी इक्वल्स टू NLT इंटू 1/v फॉलो होगा, मतलब y जी इक्वल्स टू mx होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या 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 यहां पर इंटरसेप्शन C आया? तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस तो है लेकिन आइसोथर्मल नहीं है। होने दे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं तो क्या इसमें इंटरसेप्शन आ रहा है? जबकि ये ग्राफ भी किसमें? P और 1/v में, वो ग्राफ भी किसमें? P और 1/v में। अगर परफेक्ट आइसोथर्मल होता आइडियल गैस के लिए तो यहां पे इंटरसेप्शन आता क्या? क्योंकि हर आइडियल गैस जो भी होती है वो किसको फॉलो करती है? PV इक्वल्स टू nRT को। अब मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर PV इक्वल्स टू nRT के अलावा प्रेशर का वेरिएशन किसी और तरीके से हो रहा है। अगर परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन होती तो वो क्या होनी चाहिए थी? PV इक्वल्स टू nRT। तो P कैसे बदलता 1/v के साथ? nRT इंटू 1/v से। पर इस क्वेश्चन के अंदर x एक्सिस पे कौन है? 1/v। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? P इक्वल्स टू 3/v माइनस 2 लिख दूं मैं। आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। अगर इस स्ट्रेट लाइन का पैटर्न फंक्शन y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 है तो y एक्सिस पे कौन है? P, और x एक्सिस पे कौन है? 1/v। तो क्या मुझे इसे ऐसे लिख देना चाहिए? तो इसका मतलब मेरा जो प्रेशर है वो आइडियल गैस पैटर्न की बजाय किसी और तरीके से वेरिएबल है। बात समझ में आ गई? कुछ ना दिया जाए तो रिवर्सिबल है। दुनिया भर के हर रिवर्सिबल का वर्क किससे निकलता है? दुनिया भर के हर रिवर्सिबल का वर्क इंटीग्रेशन से निकलता है। तो इसका मतलब हमें पता है कि W इक्वल्स टू माइनस के PdV, V1 से V2 तक। अगर तुम्हारा बिहेवियर आइडियल है, आइडियल था, तो तुमने P इक्वल्स टू nRT बाई V ठोका था। उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके तुम लाए थे माइनस nRT ln V2 बाई V1। पर वो तो तब लाए थे जब गैस का पैटर्न PV इक्वल्स टू nRT या P इक्वल्स टू nRT अपॉन V था। लेकिन इस बार P इक्वल्स टू nRT अपॉन V नहीं है, पर रिवर्सिबल तो है। अगर रिवर्सिबल है तो कौन सा सपोला साइन लगना ही है इंटीग्रेशन का। बस हम प्रेशर की जगह nRT बाई V नहीं रखेंगे, हम वो रखेंगे जो हमें दिया गया है। तो हमारे लिए W इक्वल्स टू अब क्या है? माइनस 3/v माइनस 2dV। लिमिट कहां से कहां तक की? V1 से V2 तक।
एक तुम्हें दिया है 1/V1, दूसरा तुम्हें दिया है 1/V2। V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, कंपेयर करके टंग टंग टटंग टटंग कर दो। आइसोकोरिक में तो कोई लफड़ा ही कोई नहीं, वर्क इज इक्वल टू 0। बाकी सब में मैं बार बार यही समझाना चाह रहा हूं, वर्क प्रोसेस कोई सा भी हो अगर रिवर्सिबल है, सुनो मेरी बात, कहानी का संदेश क्या है? मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट कि दुनिया में अपनी सोच को बड़ा रखो। ये 4 तरह के प्रोसेस तो स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और जो भी होते हैं, है ना। पिस्टन का ऊपर जाना इन 4 के अलावा इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है। ये हम 4 ब्रॉडली क्लासिफाइड पढ़ते हैं। आइसोथर्मल मैंने तुम्हें हीट कैपेसिटी में भी लिखाया था, डोमिनेंटली वी स्टडी 2 टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, सीपीएम एंड सीवीएम, बट दुनिया भर के पैटर्न हो सकते हैं। तुम्हें याद होगी एक बात, सीपीएम और सीवीएम टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकते थे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो डेल्टा यू के ऊपर न्यूमेरिकल करवाया था, डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवीएम, डेल्टा टी में सीवीएम बाहर निकाल लेते हो अगर इंडिपेंडेंट है तो, और सीवीएम इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर टाइप कुछ दिया हो और कुछ ना दिया हो तो मैंने लिखा था टी क्यूब मान के चलते हैं, तो फिर तुमने टी क्यूब को लिख के इंटीग्रेशन करना पड़ा था। याद आ रही है वो सारी कहानियां? डी यू इक्वल टू एन सीवीएम डी टी लिखवाया था। T1 से T2 तक कब था? जब सीवीएम क्या था? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और टेम्परेचर डिपेंडेंट था तो यही du तुम्हारा क्या हो जाता है? n CVM dt। T1 से T2 तक। अब CVM का फंक्शन रखो, सेम यहां पर आ जाओ, यहां पे भी क्या है? W इक्वल्स टू माइनस PdV, ये तो सदाबहार है। अगर आइडियल गैस है तो P इक्वल्स टू क्या रखो? nRT/V। अगर कोई और पैटर्न से गैस का प्रेशर वेरी कर रहा है, अगर कोई और पैटर्न से गैस का प्रेशर वेरी कर रहा है तो फिर P की वैल्यू वो रखोगे जो इस क्वेश्चन में दी गई है, 3/V-2 पैटर्न है। V1 लगाओ, V2 लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आएगा। क्या बेटा? आइडियल बिहेवियर, आइडियल पैटर्न पे प्रेशर नहीं आ रहा ना यहाँ, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं श्रेया, आइडियल गैस अगर है तो तुम P की जगह क्या रख सकते हो? nRT/V। तुम दो बातों को अलग अलग रखो, रिवर्सिबल एक नेचर है, वो किसी भी गैस के लिए हो सकती है, रिवर्सिबल एक पाथ है, और आइडियल नॉन आइडियल गैस का बिहेवियर है। तो पाथ और बिहेवियर दो अलग अलग चीजें हैं ना। तुम्हें अपने घर तक किस रास्ते से जाना है, वो रास्ता अलग है। तुम अच्छे बच्चों की तरह जाते हो, दुकानों पे पत्थर मारते हुए जाते हो, वो तुम्हारा बिहेवियर है। तो बिहेवियर और पाथ एक हो सकते हैं क्या? मुझे जवाब दो, क्या बिहेवियर और पाथ एक हो सकते हैं? तो रिवर्सिबल तो तुम्हारा क्या है? पाथ। तो रिवर्सिबल के लिए तुम्हें क्या लगाना है? इंटीग्रेशन। बिहेवियर तुम्हारा आइडियल है तो तुम यहां लगाओ nRT/V। तुम्हारा बिहेवियर 3/V-2 है तो वो लगाओ। क्या अब बात समझ में आई? कितना आ रहा है आंसर? इसका आंसर मैच करो तो आ रहा है, सॉल्व कर कुरा के भैया 1.1 ATM इंटू लीटर आ रहा है। (3ln2-1) अगर ये आ रहा है तो सबका ठीक आ रहा है। 3ln2-1, 3ln2-1 ये आंसर आ रहा है। तो मेरा जो पर्पस था इस क्वेश्चन में आपको मैसेज सिखाने का, वो फिर से सीख लें। कुछ ना दिया गया हो तो रिवर्सिबल है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले दो चीजें श्योर करनी होती हैं।
आइडियल गैस दिया हुआ है या नहीं है, या गैस में जो कर्व है उसकी मैथ्स की इक्वेशन को देख के आपको पता लगाना है क्या आइडियल गैस है, और दूसरी बात प्रोसेस कौन सा है। वो डायरेक्ट कह भी सकता है कि आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, नहीं भी कह सकता है। यहां बच्चों के लिए थर्मोडायनेमिक स्टफ क्यों हो जाती है, क्योंकि कई बार वो आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, वो स्टडी ऑफ ग्राफ से पहचानना पड़ेगा कि एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है। ठीक है। दूसरी बात, रिवर्सिबल का वर्क हमेशा किससे कैलकुलेट होगा, इंटीग्रेशन से। पी वही रखोगे जो तुम्हें ग्राफ कह रहा है या तुम्हें इक्वेशन दी गई है। तो ये दोनों ग्राफ की हेल्प से मैंने बताया, सिखाने की कोशिश की कब आइडियल रखना है, कब नहीं रखना है। परफेक्ट आइसोथर्मल है तो P इक्वल्स टू nRT इंटू 1/V का ग्राफ आएगा। सबसे पहली चीज, प्रोसेस रिवर्सिबल है या आइसो रिवर्सिबल है, ये देखो। देख लो भैया, प्रोसेस की या अप्रोच का जो ब्लूप्रिंट है, सबसे पहले रिवर्सिबल है या आइसो रिवर्सिबल है ना। इसमें तुम्हें आइडियल गैस चेक करनी है, प्रोसेस चेक करना है। कभी भी धोखा नहीं खाओगे। चार, सुनो मेरी बात, मैं वही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं। दुनिया भर के पैटर्न ऑफ प्रोसेस को अंडर वन वर्ड समेटा जाता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। एक वर्ड आएगा तुम्हारे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो जो इन चार में टाइटल हो गए वो तो मुख्य मुख्य हैं, जो सभी बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने ही पड़ते हैं। पर इनके अलावा और कुछ भी होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीट्रॉपिक, जहां इंडेक्स एक्स पे डिपेंड करेगा। तो मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे पॉलीट्रॉपिक ही क्यों ना हो, अगर रिवर्सिबल है, इंटीग्रेशन फिक्स दिमाग में बैठना चाहिए। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन, और इरिवर्सिबल है तो माइनस के पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आइडियल गैस है या नहीं ये चेक करने का तरीका है, दुनिया की हर जो इक्वेशन होती है आइडियल गैस की, वो PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो करती है। ठीक है। तो आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इसमें PV इक्वल्स टू nRT आपको डायरेक्ट वैल्यू दे देगी। अब टेम्परेचर के कंसर्न में एडियाबैटिक की बात करनी होती है, तो रिवर्सिबल के लिए वहां पे स्टेट इक्वेशन PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट से चेक करते हैं। चलो बच्चों, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन बाकी है, और बढ़िया लंबी सांस खींचो, अनुलोम विलोम करो, और A और B क्वेश्चन जो सीखा अब तक उसके बिहाफ पे फटाफट निपटाओ। क्योंकि तुम्हारे लिए चुनौती इसलिए है कि ये 3 में से 2 क्वेश्चन 11वीं वाले बच्चों ने एक बार में सही करे। तुम उनके भैया दीदी लगते हो, तो तुमसे तुम्हारी इज्जत बनी रहे। वो पूछते हैं कि वो 13 वाले भैया क्या पढ़ रहे हैं आजकल, तो यार तुम्हें वो भैया क्या क्या बुला रहे हैं, तो भैया होने की अपने कुछ, भैया दीदी होने के अपने कुछ फर्ज होते हैं। अब ये करो अपने आप, वरना मैं 11th वालों को बता दूंगा आज कि भैया और दीदी जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, भी रास्ते पे नहीं चल रहे हैं सही। इसी चीज को ध्यान में रख के बस वो क्राइटेरिया मीट होने वाला है जब तुम्हारा 11th वालों का और स्टार वालों का सबके टेस्ट कॉमन शुरू होने ही वाले हैं। अब उनका भी थर्मो होने वाला है 11th वालों का,
और तुम्हारे भी अब 11th के चैप्टर ही शुरू हो चुके हैं। थर्मो के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम कराऊंगा तो 11th में भी केमिकल होगा, इधर आयनिक तो 11th में भी आयनिक, फिर आएगा मजा। हाँ ये तूने सही पहचाना। दोनों में क्यू तो कितना हो जाएगा, 0, कि डेल्टा यू 0 होगा, बता। क्यू कैसे 0 किया तूने, इतना अच्छा आंसर कैसे दिया? बताऊं आज 11th वालों को कि भैया यूं बोल रहे थे? बताऊं आज 11th वालों को कि तपिश भैया क्यू बराबर 0 बोल रहे थे? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों में 0 होगा। 2 पेज पलट के देख लेता थ्योरी में। बेटा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एन सी वी एम डेल्टा टी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी पी एम और सी वी एम डेल्टा टी। ये स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पर नहीं। तो चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे आइसोथर्मल में, 0। हमेशा सब पे। हाँ, आइडियल गैस के लिए यही तो निकाला है हमेशा अपन ने। परसों की क्लास में रियल के लिए अलग निकाला था, तुम्हें याद हो तो, A1/V1 - V2 लाए थे। तो डेरिवेशन में तुमने सीखा था कि वो वाला पार्ट 0 हो जाता है डेल्टा यू का। तो तुम्हारी दो चीजें डेल्टा यू और डेल्टा एच तो दोनों में ही निकल गई। W फार्मूला छाप, -nRTL एंड V2/V1, और V2/V1 को तुम P1/P2 लिख दो, P1 P2 दे ही रखा है, टेम्परेचर तो मैं दे ही रखा है, आ गया आंसर। जो W आएगा उसका अपोजिट साइन Q हो जाएगा। बस इरिवर्सिबल में तुम्हें सिखाया है, दुनिया का कोई भी रिवर्सिबल हो -P एक्सटर्नल V2 - V1, P एक्सटर्नल ना दिया गया हो तो फाइनल वाला लेते हैं। तो कहना अलग है, न्यूमेरिकल में लगाने से मालूम पड़ता है ना हम क्या कह रहे हैं। LN10 की 2.303 होती है ना वैल्यू। भाई आंसर जो है, इरिवर्सिबल में वर्क चेक कर लो। आर की वैल्यू नहीं रखी है इन बच्चों ने पिछले साल, ये जबकि भी मेरे नोट्स हैं, माइनस के 270 आर। इरिवर्सिबल में -270 आ रहा है, रिवर्सिबल में 690 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। दो आंसर हैं, एक रिवर्सिबल का, एक रिवर्सिबल में तो 690 कुछ आ रहा है, और इरिवर्सिबल में -270। क्या आप लोगों के आंसर आए? सीकर गाइस आ गए?
वो जजमान की इच्छा, यानी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर कैलोरी में मांग रहा है 4 ऑप्शन तो 2 रख देना, जूल में मांग रहा है तो वो तो मैं न्यूमेरिकल में अगर सब्जेक्टिव इंटीजर आया तो वो ये कहेगा इन कैलोरी या इन जूल। अभी अपने को कुछ नहीं कह रहा तो अपन आर में ही निकाल दें आंसर। क्या बेटा? 270। हाँ, आ गया बच्चों? तो आज की इस क्लास में आई थिंक अब तुम्हें रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और कैसे क्वेश्चन करें आइसोथर्मल में चीज समझ आ रही होगी। और मैसेज ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये है, जो मैं तुम्हें पका पकाया रिजल्ट दे रहा हूं तुम्हारे दिमाग की तसल्ली के लिए। दुनिया का कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, वर्क का इकलौता फार्मूला माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो तुम्हारे को मेंटली रिलैक्स होना चाहिए। आहा, इरिवर्सिबल, 4 तरह के फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। रिवर्सिबल में आइसोथर्मल का माइनस है NRTln V2 बाई V1, इकलौता एक ही फार्मूला है, वो भी इंटीग्रेशन के पीडीवी से आ ही जाता है। क्योंकि ठीक है, माना कि फाइनल एक्सप्रेशन अलग अलग सब में हो सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन की कहानी तो हर रिवर्सिबल में आएगी आएगी, है ना? बस उससे निकाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं घनघोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसे कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे 11th में एक बच्चा है जो यूं तो बहुत तेज है पढ़ने में, युवराज। वो है तो 10th का स्टूडेंट लेकिन 11th में है, तो बहुत मतलब उसकी रैंक वैंक भी आती है और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन इस उम्र में ही कर रहा है वो। 10th तो कब की निपटा निपटू के पटक दी उसने, युवराज ने। लेकिन कई बार कैलकुलेशन में इतनी सिली मिस्टेक करता है कि समीर सर ने नाम ही उसका कैलकुलेशन का सुल्तान रख दिया है नाम। तो उसको देख के मेरे को ये तपीश याद आ जाता है। मैंने कहा एक बादशाह हमारे यहाँ पे भी है, अगर वहाँ सुल्तान है तो। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए बच्चों क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आधार, बेस, फाउंडेशन सब एडियाबैटिक प्रोसेस से ही शुरू होता है। आज अगर एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होता तो आपके हमारे घरों में ना एसी होता, ना हमारे घर में फ्रिज काम कर रहा होता। तो एसी, फ्रिज, यानी जहां जहां पे भी तुम अपनी जिंदगी में कूलिंग इफेक्ट देखते हो, वो सब एडियाबैटिक प्रोसेस का ही प्रसाद है। हम जो भी चीजें डिजाइन करते हैं कार्नोट साइकिल या एंटी कार्नोट साइकिल में, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का होता है। ओवर हीटिंग ना हो जाए इसके लिए हमें आइसोथर्मल स्टेप्स इंट्रोड्यूस करनी होती हैं, क्योंकि अगर आपके गैजेट या डिवाइस आइसोथर्मल सिस्टम में नहीं जाएंगे तो ओवर हीटिंग से नुकसान हो सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इंट्रोड्यूस रखना कंपलसरी होता है। कूलिंग के लिए हमें करना पड़ता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर आप किसी भी चीज को लगातार गर्म ही करते चले जाएंगे कंप्रेशन दे दे करके, तो वो चीज हैपेजल्ट भी हो सकती है, नुकसानदेह भी हो सकती है ना? और दूसरी बात यह कि नेचर में आप कंटिन्यूअस टेम्परेचर बढ़ाते तो जाओगे, लेकिन उससे जो हीट पैदा हो रही है उसका 100% कन्वर्जन कभी होता भी नहीं है, तो वो वेस्टेज में चली जाएगी सारी चीजें। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब उतना ही रखो थाली में जितना ना बहे नाली में। तो वैसे ही अपन यहाँ पे मान के ऐसा लिखा देखा है मैंने, बफे में लोग बहुत बिगाड़ते हैं खाना, खानी एक रोटी होती है, भरपूरा लेते हैं, फिर ले जाके उठा के वहाँ पटक देते हैं। तो मंदिरों में तो लिखा देखा है मैंने, उतना लीजिए थाली में जितना ना जाए नाली में। तो वैसे ही अपने को उतनी हीट ही जितनी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, उतना ही अपने को वर्क प्रोड्यूस करने के लिए रिलेवेंट एनर्जी सप्लाई यूज में ली जाती है। एक्चुअली यही सब चीजें तो स्टार रेटिंग में जाती हैं। जो मैंने मुहावरा बोला ये थाली नाली, तो इसका पर्पज तुम्हें मिलता है
जब तुम एसी खरीदने जाते हो तो ये 5 स्टार रेटिंग का है, 3 स्टार। तुम्हारा रेटिंग का मतलब क्या होता है? वो रेटिंग का मतलब कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, वो सब चीजें इन्हीं चीजों पर बेस्ड रहती हैं। माइलेज, एनर्जी एफिशिएंसी, ये सब वो स्टार रेटिंग के सिंबल हैं जिसकी वजह से तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स बना। अब एडियाबैटिक की पहचान ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होता, ये कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस होते हैं। लेकिन यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि फास्ट होने का मतलब इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल एक पाथ है, एडियाबैटिक एक प्रोसेस है जिसमें आइसोथर्मल के कंपैरिजन में फास्ट हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही इरिवर्सिबल होते हो, उसको रिवर्सिबल मैनर में भी करवाया जाता है। तो फर्स्ट स्टार पॉइंट लिख लीजिए आपकी, देयर इज नो exchange of heat, there is no exchange of heat between system and surrounding, there is no exchange of heat between system and surrounding। लिख लिया साहब। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, दे आर रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस, they are relatively fast process। एक्चुअली फास्ट होना इनकी मजबूरी है। फास्ट होना मजबूरी इसलिए है क्योंकि जब ये फास्ट प्रोसेस होंगे तो कोशिश ये की जाती है कि जो भी हीट है वो पैदा ही ना हो, उसको हम सराउंडिंग में जाने ही ना दें। तो जितना भी इंटरनल एनर्जी है वो सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क में। किसमें? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हीट का एक्सचेंज अगर सराउंडिंग से ना हो पाए तो हम इसके लिए एक तरीका क्या अपना सकते हैं? हम इंसुलेटिंग कंडक्टर बॉडी लगा सकते हैं। दो मोड हैं, जैसे तुम ये कह रहे हो कि भाई फास्ट अगर अपन कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली एक तुम्हारे दिमाग में डेफिनेशन क्लिक होती है कि वहाँ रिवर्सिबल में धीरे धीरे प्रोसेस करवा रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि अपॉर्चुनिटी एम्पल रहती है, तो जो भी आप एनर्जी सप्लाई दे रहे हो वो किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क के अंदर हो गई, है ना। तो DW कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इरिवर्सिबल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रही है पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि एक्सपेंशन केस के अंदर जो है अपन बोलते हैं कि जो वर्क है वो मैग्नीट्यूड वाइज रिवर्सिबल से कम आता है। और वहां पे अपन ने समझाते समय ये भी कहा था कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो खटाक खटाक प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल के कंपैरिजन में फास्ट होते हैं। लेकिन वहां पर इरिवर्सिबल का जो मैनर है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के कंटेक्स्ट में है। पहली चीज, उसमें इंटरमीडिएट स्टेट डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। अब वो एडियाबैटिक से किस तरह से अलग हुआ? एडियाबैटिक के अंदर कंडीशन ये है कि हम सिस्टम के अंदर जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो तुम धीमे लाओ चाहे वो तेज लाओ, उसको हम सराउंडिंग तक पहुंचने ही ना दें। तो इसके लिए अब तुम क्या कर सकते हो? जो तुम्हारे पिस्टन की वाल्स हैं उसको आप बहुत अच्छे से इंसुलेटेड कर सकते हो। दूसरी बात, रिवर्सिबल तो एकदम टुचुक प्रोसेस है, जो कैसा प्रोसेस है? हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, ऑन पेपर होते ही नहीं है। उसी तरीके से एडियाबैटिक के लिए भी हम ये मान सकते हैं कि हम इसको रिवर्सिबल करा रहे हैं और हम इसको इरिवर्सिबल करा रहे हैं। दो पैटर्न आप, तो रिवर्सिबल तो वैसे भी रियल प्रैक्टिस में होता ही नहीं है कभी भी, वो तो कागजों में होने वाली चीज है। अब बात रही इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल बाय नेचर फास्ट प्रोसेस होते ही हैं, खटाक खटाक वाले, वो चीज यहां पर भी है। अगर तुम इंसुलेशन और प्रोवाइड कर दो तो सराउंडिंग के साथ भी हीट एक्सचेंज क्या हो गया? जीरो। अब हमने इसका टाइटल क्या दे दिया? एडियाबैटिक, ठीक। हाँ, पर देखो
परफेक्ट एडियाबैटिक होते भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो हीट पैदा होनी है, परफेक्ट एडियाबैटिक भी नहीं होते हैं। देखो हीट को तो भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि हीट के नुकसान के या जो चलने के तरीके हैं उसमें रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन है। तो अगर इस कमरे में हीट प्रोड्यूस हुई और कुछ नहीं हुआ, अपन ने हीट इस वाले एटम को दे दी, ले भाई एटम, इसने पड़ोसी को दे देगा, पड़ोसी पड़ोसी को दे देगा, बाहर वाली दीवार पे जाके हवा में उछाल देगा, ले मेरे किस काम की, नुकसान तो होना ही होना है। तो हीट को तो भगवान भी नहीं रोक सकता कभी भी। परफेक्ट हीट को रोकना तो पॉसिबल है ही नहीं। सराउंडिंग के साथ भले इतना सा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही सही। तभी तो दुनिया में अपन कहते हैं 100% एफिशिएंसी की चीज मिल ही नहीं सकती है, यही सही। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में 2 लाइनें अपन ने लिख ली। अब तुम लिखो इसमें ए हेडिंग, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। कैलकुलेशन ऑफ क्यू डब्लू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। आप देख पा रहे हैं अब तक आपको इस चैप्टर का आइडिया भी लगने लगा होगा कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर में ग्रामर पढ़ी, हमने हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, क्यू डब्लू डेल्टा यू डेल्टा एच की कहानियां पढ़ी हैं। इनको बार बार पढ़ना है, जितने बार पढ़ोगे उतना तुम्हारा फिर चैप्टर तो अब शुरू हुआ था आइसोथर्मल से, वो तो ग्रामर पढ़ी अपन ने। अब अच्छी बात, मजेदार बात, सभी बच्चों का जो दोस्त है एडियाबैटिक वो क्यू है, क्योंकि वो होता है 0। इसके बाद फ्लॉट लगाया तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू 0 होते ही डेल्टा यू बराबर आ गया डब्लू। बड़ी अच्छी बात हो गई है, डेल्टा यू आई चुका है तुम्हारा। इससे W इजिकल्स टू डेल्टा यू इजिकल्स टू NCVM डेल्टा टी जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो W इजिकल्स टू NCVM डेल्टा टी। वर्क निकालने का और तरीका, N CVM इजिकल्स टू, आप बच्चों ने लिखा था R अपॉन गामा -1 डेल्टा टी। तो ये इजिकल्स टू हो जाएगा W इजिकल्स टू NRT2 माइनस T1 अपॉन गामा -1, और W इजिकल्स टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। तो भाइयों बहनों, Q हो चुका है, डेल्टा U हो चुका है, W हो चुका है, बचा डेल्टा H। कुछ ना सूझे तो डेल्टा H का वन एंड इकलौता फार्मूला फॉर आइडियल गैसेस, डेल्टा H इजिकल टू NCPM डेल्टा T। चिपका दीजिए डेल्टा H भी, डेल्टा H इजिकल टू NCPM डेल्टा T। और तुम्हें बहुत मजा आएगा जब तुम बार बार कंपैरेटिव स्टडी करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो चीजें अपने आप बैठती जाएंगी दिमाग में। लिखा बच्चों? अब यहां पर जो बात है, अगली इंपॉर्टेंट बात, वो है फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हालांकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रेशर वगैरह सारी चीजें, तो मैं अलोंग विद भी लिख देता हूं, प्रेशर एंड वॉल्यूम।
अब देखो भैया, जब तक आइसोथर्मल था तो वहां टी बराबर कांस्टेंट था। कहानी का सूत्रधार, एंकर जो है वो आपको ये कहना चाह रहा है कि आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट हुआ करता है। फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट हुआ करता है तो तुम बड़े मजे से P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2 लगाते हो, ठीक है। P1 V1 इजिकल्स टू P2 V2 लगाते हो। लेकिन एडियाबैटिक में कहानी सिमट के आ रही है Q पर। तुम जब PV इजिकल्स टू NRT लिखते हो तो भाइयों बहनों यहां पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के बिहाफ पे तीन तरह के प्रोसेस बना सकते हो। तुम किसी को कह सकते हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, वी कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। लेकिन इस पूरे में क्यू नाम का तो जिक्र ही नहीं है। अब क्यू नाम का जिक्र नहीं है तो अगर मैं यहां से देखूं P1 V1 अपॉन T1 इजिकल्स टू सेम गैस है तो N तो होगा, लेकिन P1 V1 अपॉन T1 की मैं अगर बात करूं या P1 V1 की बात करूं मैं, तो क्या ये P2 V2 होगा या कुछ और होगा? कुछ और होगा। किसी एक पॉइंट पे आइडियल गैस इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, किसी एक पॉइंट पर आइडियल गैस सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन फाइनल स्टेट के जो टेम्परेचर हैं या वॉल्यूम है वो निकालने के लिए हमें स्टेट इक्वेशन निकालनी पड़ती है, क्योंकि ये क्यू डिराइव्ड है। अगर ये आइडियल गैस के कोई पैरामीटर डिराइव होती तो हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगली पिछली करके कोई भी चीज निकाल लेते। लेकिन प्रोसेस में दिक्कत ये है कि हम यहां पर क्यू का एक्सचेंज नहीं होने देना चाह रहे सराउंडिंग से। तो अब हम जिस तरीके से पिस्टन को ऊपर या नीचे लेकर के जाएंगे, इनिशियल P1 V1 T1, आइसोथर्मल में ले गए तो T कांस्टेंट, तो तुम्हें फाइनल दिख रहा है P2 और V2। लेकिन जब तुम यहां से P1 V1 पर जाओगे तो P2 V2 और P1 V1 में क्या रिश्ता होगा वो अपन आइडियल गैस से नहीं बता पा रहे। मोल्स तुम्हारे यहां पर सेम हो सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इजिकल्स टू N1, ठीक है। लेकिन उससे हाँ भाई, ये तुम्हारा सिलेंडर पिस्टन असेंबली सिस्टम हुआ। यहाँ तुमने P1 V1 कोई T1 टेम्परेचर लिया, ठीक है। अब बाकी जो भी तुम पैटर्न पढ़ते हो उसमें किसी के लिए भी W इजिकल्स टू डेल्टा U की कंडीशन नहीं होती है। हमेशा डेल्टा U इजिकल्स टू जो होता है वो होता है Q प्लस W, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि डेल्टा U इजिकल्स टू Q प्लस W है, तो नेट चेंज जो अगर मैं डेल्टा U का लिखूं
तो वो मेरे पास हो जाएगा एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन इजिकल्स टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, अब मैं कोई दो स्टेट P1 V1 से P2 V2 तक जाता हूं, तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली भाई, ये P1 है, ये V1 है, ये P2 है, ये मेरा V2 है। ठीक है, अब तुम दो कंडीशन पे विचार करो। एक कंडीशन हम ऐसी लें कि या तो मैं टेम्परेचर फिक्स कर लूं 100 और 50। अगर 100 और 50 कर रहा हूं तो 100 में से 50 गए, 50 आ गया। एनसीवीएम तो कांस्टेंट ही होगा पूरा का पूरा, तो अगर एनसीवीएम कांस्टेंट होगा तो ये 50 बराबर किसके होगा, क्यू प्लस डब्लू के। मान लो इसको मैं 1 मान लेता हूं सब मिला के समझाने के लिए। दूसरे केस में मैं एलएचएस को 50 ही रखूं, तो फिर मुझे क्यू प्लस डब्लू में अगर ये एडियाबैटिक है तो क्यू तो मुझे जीरो करना ही पड़ेगा। क्यू अगर मुझे जीरो करना पड़ेगा तो मैं यहाँ डब्लू लिखूंगा ही सही। अब मैं डब्लू लिखूंगा ही सही, तो मुझे ये 50 को इक्वेट करने के लिए, 50 को इक्वेट करने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस पीडीवी टाइप कोई चीज़ करनी होगी मेरे को यहाँ पर, अगर रिवर्सिबल है या जो भी है। ठीक है, अब फर्क क्या पड़ता है बेटा कि मैं Q के साथ और बिना Q के साथ, दोनों के साथ अगर चीज़ों को देखूं तो W पर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा दारोमदार। अब W हमेशा किसके अगेंस्ट में निकाला जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर के उसमें निकाला जाता है। तो निश्चित रूप से W इजिकल टू 50 लाने में यहाँ ये जो मेरे पास P गैस होगा वो, और यहाँ पे Q के साथ मेरा P गैस होगा, तो क्या ये वाला वर्क और ये वाला वर्क सेम होंगे? जबकि शर्त ये कि LHS साइड में क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 ही लाना है ना दोनों केस में। एनसीवीएम डेल्टा टी पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तुम T2 को फाइनल क्या ले रहे हो 100 और इसको क्या ले रहे हो 50, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। तो मान लो तुम्हारी LHS साइड तो क्या हो गई, कांस्टेंट। अब अगर तुम एडियाबैटिक नहीं लेते तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को तो मेंटेन रखना ही रखना है तुम्हें, Q प्लस डब्ल्यू को। ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू को मेंटेन रखना ही रखना है तुम्हारे को। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि LHS साइड को कंपेयर मैं दो तरीके से करना चाहता हूँ, बिना एडियाबैटिक के और एडियाबैटिक के। अगर मैं एडियाबैटिकली लेना चाहता हूँ तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो मेरे पास W इजिकल्स टू 50 हो गया एडियाबैटिक केस में। और अगर मैं नॉन एडियाबैटिक केस में लेता हूं तो ये तो 50 ही रखना है, ये तो 50 ही रखना है, पर अब ये 50 किसके बराबर होगा, Q प्लस डब्ल्यू के। तो मुझे बताओ समथिंग प्लस समथिंग जुड़ के 50 है और समथिंग बराबर 50 है, तो क्या ये W बराबर 50 के होगा? अच्छा, ये मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं तेरे को फिर समझ में सुन। अच्छा ले इधर देख, अभी आ जाएगा। तूने माइंड सेट ही ऐसा कर लिया, डेल्टा यू इजिकल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखूं, डेल्टा यू इजिकल्स टू एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन लिखूं, ये बराबर मैं क्यू प्लस डब्ल्यू लिख सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एडियाबैटिक केस है, मैं ये कह रहा हूं कि एडियाबैटिक केस है, तो इसका मतलब बेटा एडियाबैटिक केस है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो W बराबर मैं ये लिख सकता हूं ना NCVM T2 माइनस T1। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैं कोई ऐसा केस स्टडी करना चाह रहा हूं कि मुझे फाइनल टेम्परेचर 100 रखना है और इनिशियल टेम्परेचर 50 रखना है, तो ये मेरे पास NCVM 50 हो जाएगा। एक केस लिया मैंने नॉन एडियाबैटिक, एक केस मैंने क्या लिया, नॉन एडियाबैटिक। तो ये जो नॉन एडियाबैटिक है, तो इसके लिए मुझे NCVM 50 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर मुझे टेम्परेचर सेम रखने हैं तो। अगर मुझे टेम्परेचर सेम रखने हैं तो ये तो NCVM T2 माइनस T1 इतना ही आएगा, लेकिन नॉन एडियाबैटिक है तो Q पिक्चर में आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर क्योंकि ये W है और राइट हैंड साइड में यहाँ Q प्लस डब्ल्यू है, तो ये W डैश और W सेम होंगे क्या, यही तो मैं कह रहा था इतनी देर से। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोनों ही क्या है, वर्क,
वर्क हमेशा किसके अगेंस्ट में निकाला जाता है? एक्सटर्नल प्रेशर के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो एडियाबैटिक के कंपैरिजन में और नॉन एडियाबैटिक के कंपैरिजन में प्रेशर और वॉल्यूम तो फिर अलग अलग ही आएंगे। प्रेशर और वॉल्यूम तो अलग अलग ही आएंगे। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग आ रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हम कैसे करें? तो हम आइडियल गैस इक्वेशन तो रखेंगे एनआरटी बाई वी, उसको तो तुम इग्नोर कर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने बिहेवियर कौन सा लिया? एनआरटी अपॉन वी। लेकिन दो स्टेट के लिए जब तुम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करोगे सीवीएम के लिए, तो दो कंडीशन के बीच में किसी एक के लिए बात नहीं कर रहे, किसी पॉइंट टू बी नोटेड, हम दो कंडीशन को कोरिलेट करना चाह रहे हैं, किसी एक के लिए बात नहीं कर रहे। तो तुम्हारे लिए P1 और V1, P2 और V2, इनके आपस में जो कनेक्शन है वो पर्टिकुलर पैटर्न से क्रिएट होते हैं जिसको तुम अलोन PV = nRT से नहीं निकाल पाते हो। तो जब दो P1 और V1 का देखो, PV = nRT, आप में से कुछ बच्चे कह सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 लिख दें सर, तो NR तो कांस्टेंट आ ही रहा है, NR तो कांस्टेंट आ ही रहा है। तुम लोग यही कहना चाह रहे हो, बात जो कंफ्यूज होते हो। मेरा कहना ये है कि ये जो रिलेशन है ये P1 V1 अपॉन T1 तीन पैटर्न के अंदर है, ये तीन पैटर्न के अंदर। हमें जब भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो हमें एक चीज को, जो हमारे पास स्टेट इक्वेशन आती है वो किन्हीं दो पैरामीटर में हमको लेके आते हैं। तो हमें अगर P1 V1 और P2 V2 में संबंध निकालना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये तो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? टेम्परेचर कांस्टेंट। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो P1 V1 = P2 V2 होगा क्या? किसमें? वो तो हो गया सो हो गया, मैं केवल किन्हीं दो पैरामीटर की बात कर रहा हूं। वो तो आइडियल गैस है तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, क्योंकि N और R तो कांस्टेंट है। तो भैया वो बराबर करने के लिए T2 P1 P, जो तुम कह रहे हो ना बात, तुम ये कहना चाहते हो कि ये तो हमेशा बराबर होगा। मैं भी बात कहना ये चाह रहा हूं कि ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है तो हर जगह बराबर होगी, लेकिन तब T2 और T1 P1 V1 कुछ इस तरीके से खुद को बदलें, इनिशियल और फाइनल में कुछ इस तरह से खुद को बदलाव में लाएं कि नेट की वैल्यू कितनी हो जाए? बराबर। अब मुझे कोई दो चीज चुननी है, यहां तुमने कितनी चुनी है? मुझे कितनी चीज चुननी है? दो। तो दो चीज क्या P1 V1 बराबर P2 V2 होंगी? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अब ये किस तरीके से बराबर होंगी? कोई दो पैरामीटर, वो बराबर होती है PV गामा बराबर कांस्टेंट से। तुम भी सही हो, तुम्हारा बालमन कह रहा है आइडियल गैस है तो PV = nRT तो फॉलो करेगा ही करेगा। मोल कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 तो होगा ही सही, होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं बात को कि इनकी तो बात ही नहीं चल रही है। यहां तीन चीजें बदलती हैं, PV बदलता है, तुमने अपनी जर्नी की शुरुआत कहां से करी है? P1 V1 T1 से। तुमने अपनी यात्रा की शुरुआत कहां से करी है? तुम ट्रेन में यहां बैठे हो, घर वालों ने फोन करके पूछा कौन सी ट्रेन से जा रहे हो? एडियाबैटिक एक्सप्रेस। क्या तुम्हारा स्टेटस है? P1 V1 T1। स्टेशन पे पहुंच के बताना क्या है? छुक 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 छुक, गाड़ी चली, यहां पहुंच गए। अगर तुम आइसोथर्मल एक्सप्रेस से जाते तो फौरन बोल देते मम्मी P1 V1 था पहले, अब P2 V2 है। अब तुमसे पूछा गया बेटा फाइनल बताओ, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 होगा। अरे नालायक, ये तो दोनों बराबर हो रहे हैं, मुझे एक चीज बता, P1 था तो P2 कितना है? तो या तो मेरे पास तीन चीजें अवेलेबल हो, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 में
ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, तो ये निकालो। पर ज्यादातर क्वेश्चन में सारी चीजें दी नहीं जाती। अब किन्हीं दो से तो मैं निकालना है, या तो इन दो में कंपेयर करना है या इन दो में करना है। तो P1 V1 इतना था, P2 V2 क्या है, टेम्परेचर नहीं दिया तुम्हें, निकाल लो। क्या करोगे अब? मेरी बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें टेम्परेचर नहीं दिया, प्रोसेस बोला एडियाबैटिक है, प्रोसेस क्या दे रखा है, P1 इतना है, V1 इतना है, V2 इतना है, निकाल P2। क्या करोगे अब? मैं नॉर्मल बात, अभी तो मैं नहीं पता कि कोई स्टेट इक्वेशन लगाते हैं, तो तुम में से कौन P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 लगा सकता है? ये तो तब लगाओगे ना जब क्या दिया हो, T1 और T2। तब यहां पे क्या करोगे तुम? ऐसी सिचुएशन के लिए क्या आता है, स्टेट इक्वेशन PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको डिराइव करा रहा हूं मैं करा रहा हूं। मैं तुम्हारी आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू एनआरटी रख के ही लाते हैं ये भी। आ गई बात समझ में? अब इसी बात को मोस्ट इंपोर्टेंट, मेरे ख्याल से अब तक चर्चा से तुम्हारे भ्रम दूर हो गए होंगे। 3 के लिए आइडियल गैस है तो हर पॉइंट में फॉलो करना ही है। उसकी डेफिनेशन ही क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन इज वन विच फॉलो एट एवरी इंस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन भैया वो 3 पर फॉलो कर रही है ना, अब मैं 2 में बात करनी है। अब बात समझ में आ गई जो मैं पहले ये भ्रम पैदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पीवीजी का एनआरटी का टी ही आ गया था। तो P1 V1 बराबर, आइसोबेरिक में P आ जाएगा, तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 आ जाएगा। आइसोकोरिक में V आ गया, यहां Q है ही नहीं, तीनों चीजें बदल रही हैं। तो फिर किन्हीं 2 में अपन, क्योंकि जब तुम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो तो 2 में करते हो। ग्राफ तो तुम्हारा P और V में बनेगा या V और T में बनेगा, 3D में थोड़ी खेल रहे हो। अब बात समझ में आ गई कि क्यों बहुत कमीने हो। चलो लिखो, अब बड़ी जल्दी आया। नहीं जाऊंगा, 2 बजे करीब जाऊंगा, वैसे भी 1:30 बजे करीब। 12 कितने अपने क्लास कितने बजे शुरू हुई? मैथ्स में 4-4 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे 4 घंटे है ना। यहाँ इतनी अच्छी, तुम लोग इतनी लेट कैसे हो गए? आज की क्लास में तुम्हारे बहुत काम की चीजें छूट गई, अच्छे अच्छे डिस्कशन, मतलब बहुत लॉजिकल।
थर्मोडायनेमिक्स की गूढ़ बातें जो, तो तुम आज के वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना भैया याद, और कोई देखो नहीं देखो, लेकिन आज की क्लास के जो भी लेक्चर है, क्योंकि उसमें तार्किक तौर पे जो लॉजिकल बच्चों के कंफ्यूजन रहते हैं वो दूर हुए हैं। वो भी इन लोगों ने पूछ लिए पकड़ पकड़ के, तो हो गए, नहीं तो मैं सीधे बढ़ जाता। तो इन दोनों तीनों बच्चों को तो आज का थैंक्स बनता ही है। जनरली बच्चे पूछते भी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, पूछ लिए तो चर्चा में आ गए। एडियाबैटिक से रिलेटेड अच्छी बातें हुई, इरिवर्सिबल से रिलेटेड काफ़ी, तो वीडियो लेक्चर ज़रूर देखो आज के, है ना। अब इसमें ये है कि स्टार मार्क, जहाँ अपन ने टॉपिक छोड़ा था वहाँ स्टार मार्क करके लिखिए। थोड़ी बहुत देर में अभी छोड़ देंगे, हाँ पता है मेरे को, वहाँ वहीं पे लिखिए आप। फॉर final state, for final state of process in reversible adiabatic process, following equations are considered. Following equations are considered. पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। फर्स्ट है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और एक होती है पी और टी में p की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या चीज? हाँ, एक दूसरे से निकाल सकते हो। सब में पी वी इक्वल्स टू एन आर टी चिपका दो। किसी भी एक का प्रूफ करो तुम। अब किसी भी एक का प्रूफ करो अब। हाँ, मतलब ये पैदा कहां से हुई, इनके माई बाप कौन है वो पता लगाओ। आर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीवीएम इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा -1 आता है, और गामा इज इक्वल्स टू तो सीपीएम। गामा तो एक कॉफिशिएंट है, गामा को कहाँ आर की टर्म में ला रहा है, तो सीपीएम अपॉन सीवीएम भी लिखेगा, तो f/2r और मेरे रिलेशन लगा के सारे आर तो वैसे ही कड़े आएंगे। गामा तो 1.33, 4/3 ऐसे आता है, 5/3। आर की टर्म में कैसे निकाल सकते हो गामा? तुमसे अगर कहा जाए कि एक निकाल दो, अगर ये एक निकल गया तो बाकी में तो nRT/v या आइडियल गैस इक्वेशन रखेंगे, अपने आप आ जाए। तो बच्चों, मैं जो तुमसे बात कहना चाह रहा था, जिसपे आज बहुत अच्छी चर्चा चली, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो हमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। एडियाबैटिक है तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू होगा ही सही। और हम शुरुआत हमेशा किससे करते हैं? रिवर्सिबल से। और ध्यान रहे, ये एडियाबैटिक इक्वेशन जो हैं, ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में कोई इसको नहीं लगाए। अब आज की क्लास में तुमने जो जो सीखा, अब तो टाटा बाय बाय का टाइम आ गया।
एक फोन कर देती, ऐसा कैसा वेट, संदेशा भिजवा देती, कबूतर को पर्ची दे देती। यहाँ बहुत सारे कबूतर थे, सर हमें आपकी क्लास लेनी है। या फिर किसी नदी में बोतल में चिट्ठी डाल देती, बहती हुई आ जाती बोतल, सर क्लास लेनी है। नहीं, अब तो एक्चुअली केएमवी सर ने 10:30 के बाद दूसरा स्लॉट नहीं लिया आज क्लास का, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई कल मैं संडे को बुला रहा हूँ, तो फिर आप अभी वाली क्लास ले लो, मैं कल खींच लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मेरी क्लास जल्दी शुरू हो गई आज। वैसे ट्रेडिशनल तरीके से बात करते तो 12 बजे 12:15 होती है अपनी शुरू, 12:15, आज हो गई शायद 11 के आसपास हो गई थी आज। तो अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आज का वीडियो लेक्चर देखना, लेकिन रश्मि आज की जो क्लास थी ना वो कंसेप्चुअल बहुत हुई है। मतलब बहुत ऐसे छोटे छोटे डाउट जो बच्चों के मन में रहते हैं वो आज क्लास में बहुत स्ट्रांगली डिस्कस हुए हैं, और वो बहुत थ्योरेटिकल अच्छे पार्ट हैं, तो उसको तुम जरूर देखना है ना सभी बच्चे। नहीं, एक बार देखना, फिर अगर कोई दिक्कत आती तो अपन दोबारा एक बार क्लास में रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैंने तुम्हें कहा ऐसे प्रूव करना भी आना चाहिए, प्रूव करना आना चाहिए, तो देखो हम कैसे अपने दिमाग को एक्सटेंड कर सकते हैं। आइडियल गैस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू तो आएगा ही सही, क्योंकि क्यू बराबर क्या रहेगा बच्चों, 0, है ना। कोई नई बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ पुरानी पुरानी बातों को ही देख रहे हैं। अगर वर्क है, रिवर्सिबल है, तो हमेशा इंटीग्रेशन साइन आएगा, तो हमेशा यहाँ पे माइनस के पीडीवी तो लगेगा ही सही, और वो भी कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। डेल्टा यू का इकलौता फार्मूला जो हमने सीखा है वो NCVM dt ही सीखा है। मैं इसको du लिख दूं और इसको dw लिख दूं, या V1 से V2 तक के लिए दोनों को dv dt फॉर्म में लिख ही सकता हूं मैं, है ना। अब मुझे पता है कि CVM = R/γ-1 होता है, ये तो अपन ने लिखा ही है ना कई बार, CVM = R/γ-1। तो बच्चों ये n CVM/R बराबर कितना हो जाएगा, 1/γ-1। तो मैं काम कर सकता हूँ, ये n CVM dt = -nRT/v dv V1 से V2 तक, और इसको dt है ये, तो मैं इसको T1 से T2 तक ले लूं, और CVM ये n से n हटा दिया, r को नीचे पटक दूं, तो CVM/R से dt कहां से कहां तक, T1 से T2 तक, और ये = कितना हो जाएगा। इसमें भी अपन एक काम करें, r तो नीचे आया इसलिए t को भी लिया है, तो ये तुम्हारा 1/v dv V1 से CVM/R की जगह क्या लिखते हैं बच्चों अपन, 1/γ-1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ln t, और ln T2 इस साइड में क्या हो जाएगा, ln V2/V1। तो यहां से अगर तुम देखो क्या चीज, इसमें किसमें, यहां माइनस चल रहा है ना, तो ये माइनस चल रहा है, ठीक है। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज आ जाएगी, लगाओ अपनी मैथ सब। ये 1/γ-1 इधर चल जाएगा पावर में, जो इसके आगे है ये पैरों का जूता टोपी बन के यहां आ जाएगा, पावर पीछे चढ़ जाती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, T2/T1 की पावर γ-1, इधर ln ये, इसका उल्टा पुल्टा करके देख लो, ये V1/V2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यहां तक मैंने सॉल्व करके दे दिया, उससे ये तुम लाओ भैया मैथ्स तुम्हारी, जिसकी मैथ्स अच्छी होगी वो ले आएगा। ये आया होगा ना सेकंड, हाँ यही तो लाना, ये आ गया, कोई बात नहीं, ये ले आओ। आराम से अमूल माचो के कपड़े पहनो और बोलो बड़े आराम से।
डेरिवेशन में कुछ भी नहीं था, डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू करा एडियाबैटिक के लिए, और डेल्टा यू का सदाबहार डी यू का फार्मूला रखा, डब्ल्यू का पीडीवी रखा। अब देख लो भैया तपेश और बाकी सब बच्चे, रखा तो पी जी कल एनआरटी बाई वी रखा ना, आइडियल गैस है तो एनआरटी बाई वी ही रखा। सीवीएम इजिकल्स टू अपन ने आर अपॉन गामा माइनस इंटीग्रेशन करा, तो ये वाला तुम्हारा यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। अब फिर बार बार तुम पी वी इजिकल्स टू एनआरटी से एक बार टी बदल लो एक बार वी बदल लो, तो देखो दोनों चीजें ये भी आ जाएंगी। सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन का ही तो खेल है, तो इससे तुम्हारी वाली बात को ये अब कंफ्यूजन दूर हो जाता है। हमने आइडियल गैस की नेचर से कहीं छेड़छाड़ नहीं करी, बस हमें दो चीजों में पैटर्न निकालना था, तो वो गामा की हेल्प से एडियाबैटिक के अंदर कनेक्ट किया जाता है। तो अब P1 V1 की पावर गामा -1 बराबर P2 V2 की पावर गामा -1, क्योंकि ग्राफ और एनालिसिस हम 2 पैरामीटर में करते हैं। वो तो मैं मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक देगा ना, गामा ग्राफ पे थोड़ी आता है एनालिसिस में, और गामा एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। हाँ, मोनो एटॉमिक की तो हमेशा ही वही रहेगा, फाइनल और इनिशियल स्टेट में तो दो चीजें बदल रही है ना। गामा ठीक है, तू भी सही है, पर गामा ग्राफ का पार्ट नहीं है, किसी का फंक्शन नहीं है। गामा प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है। गामा प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। पीजिकल्स टू यहाँ पे एनआरटी बाई वी रख दे, अपॉन वी रखेगा तो पावर गामा -1 हो गई, कांस्टेंट में कांस्टेंट घुस गए। टी इजिकल्स टू एनआरटी बाई पी रख दे, हो जाए, या वी इजिकल्स टू एनआरटी बाई पी रख दे, पी ऊपर नीचे चढ़ के बन जाएगा। लेकिन इन चीजों का यूज हमेशा किस में होना है, कभी भी गलती से इरिवर्सिबल में नहीं लगाएंगे, है ना। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही है। रिवर्सिबल है तो इंटीग्रेशन। होपफुली धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक से दोस्ती हो रही होगी। थर्मो का होमवर्क है तुम्हारे 1 से 20 क्वेश्चन S1 एक्सरसाइज 1 है अभी आज के जमाने में।